हाँ बेटा, पूछो पूछो डाउट। हाँ। हम्म, ये तो पार्ट निकाल लिया। कौन सा क्वेश्चन? समझ गया, गुडविल निकालने वाला कंसेप्ट। हाँ। ये इसमें ये कह रहा है कि है ना, जैसे आर आर की डेथ हुई है, तो कह रहा है आप आर की गुडविल कैसे निकालोगे। तो ये कह रहे हैं कि आपको जो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 साल के प्रॉफिट में आर के अकाउंट में जितना आपने प्रॉफिट क्रेडिट करा है, उसका हाफ गुडविल है। तो आर के अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट कितना होगा, जितना उसका शेयर है, तो आप इन 4 साल के पहले प्रॉफिट को ऐड कर लोगे, ठीक है, उसका 3/8 करोगे, तो 1,20,000 आएगा। और 1,20,000 का हाफ करोगे तो 60,000 गुडविल आर की आएगी। तो आर की गुडविल निकल गए, तो आपको एंट्री बनानी है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन हो गए? पी और एस हो गए। तो आपका डेबिट आपका होगा पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट। बेटा एवरेज तब लिखो करोगे ना जब एवरेज क्वेश्चन में लिखा होगा। एवरेज तो लिखा नहीं है। और कनिका आपको? अरे उड़ गई वो तो। मैं एक बड़ा क्वेश्चन दे रहा हूँ डिजोलेशन की जनरल एंट्री का। हाँ हाँ। हेलो। मैंने मैसेज किया था 2 बजे का। हाँ ठीक है, मैंने कल का भी लिखा हुआ है। अच्छा। 1 मिनट, ट्यूजडे को डेट कौन सी है? कितने बजे से स्टार्ट है पेपर? 8:25। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। हाँ तो मैं आपका डेट बता देता हूँ, डेट। एक मिनट बताता हूँ। एक आपकी है, 1 2 2 तारीख। 2 के बाद है 5। फिर है 7। फिर 11 12 लगातार है 2 दिन। आपको एक कनिका कोई डाउट है बेटा? कनिका कोई डाउट है? आ, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वैसे मैंने क्वेश्चन रिजोल्यूशन का भेजा है, वो आपको करना है। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैंने क्वेश्चन भेजा, करो।
ये क्वेश्चन कर लो फिर बताता हूँ मैं।
हो गया बेटा? अच्छा, दिमाग लगा रहा है। देखो बेटा, जैसे पार्टनर का लोन दिया होता है ना, पार्टनर लोन के तीन कंसेप्ट होते हैं। एक तो है ना, पार्टनर लोन को अगर हम कैश पे कर रहे होते हैं तो हो जाती है पार्टनर लोन टू कैश। अगर पार्टनर्स लोन को उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था कि भाई जैसे किसी पार्टनर का लोन दे रखा है और जब उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं और उसका राइट साइड में बाय बैंक आ रहा है, इसका मतलब उसको पैसा लाना पड़ेगा, तो वो अपना लोन कैपिटल से एडजस्ट करता है। तो उसको पार्टनर से लोन टू पार्टी होती है कि है ना, बताता हूँ एक मिनट। कि हाँ, बाकी पार्टनर्स लोन को अगर हम कोई एसेट देते हैं, चाहे रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, तो है ना, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट से एंट्री होती है। और मैं लोन का अमाउंट है ना, लोन का अमाउंट अगर कम है, एसेट कितने की भी हो, एसेट एसेट अगर ज्यादा की दे रहे हैं, तो आपका ना, आपका इसमें हो जाएगा, पहले में अकबर लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 40,000 ही होगा। लेकिन अगर एसेट्स कम दे रहे होते तो फिर दो एंट्री बनती हो जाती है अकबर लोन टू रियलाइजेशन, और है ना, उसमें तो आपका एसेट का आता है अमाउंट नरेशन में। और है ना, जैसे मान लो उसको अगर हम है ना रिकॉर्डेड एसेट देते हैं, अनरिकॉर्डेड तो जितना मर्जी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कोई तेरे स्टॉक होता, तो स्टॉक 50,000 का दे रहे होते हैं हम, तब तो है ना आपका हो जाता है अकबर लोन टू रियलाइजेशन 40,000 40,000। लेकिन अगर अकबर का लोन 40,000 है और उसको स्टॉक हम 30,000 का दे रहे हैं, तो फिर आपकी दो एंट्री बनती है, अकबर लोन टू रियलाइजेशन, उसके नरेशन में लिखते हैं कि उसको स्टॉक दे रहे हैं 30,000 रुपये का। और दूसरी होती है ना, अकबर लोन टू रियलाइजेशन 10,000, जो हमारा गेन हो गया। हाँ, आपने आंसर तो भेजा है, क्या लिखा होगा? मैं अब मोबाइल में क्वेश्चन मेरे पास, अब आंसर खोलूंगा, टाइम लगेगा देखने में। पहली वाली एंट्री लिख दी ना? रियलाइजेशन, नॉट नॉट रियलाइजेशन। 40,000 40,000 हो गया। अब दूसरे में पहले मैं पढ़ लूँ क्या है। बीरबल वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिजुलेशन प्रोसेस एंड ही वाज गिविंग रेमुनरेशन, फीस उसको दे रहे हैं हम। एक्चुअल एक्सपेंस बाइजर है एंड वेयर बीइंग पेड बाय बीरबल। अच्छा है। एंड अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सेकंड में क्या एंट्री करी है बेटा आपने? ठीक है, एकदम सही किया। मैंने कहा आपका भी सर, जब जब चारों एंट्री डिस्कस हो जाए और आपने सब सही कर दिया तो अपना हाथ दिखा देना उसको। देर वाज अ लोन 50,000, देर लोन 50,000 गिवन टू चाणक्य, चाणक्य पार्टनर है। देर वाज लोन गिवन टू चाणक्य, फर्म ने लोन दिया था इसको, फॉर विच ही एग्रीड टू पे टू द क्रेडिटर 60,000 इन फुल सेटलमेंट। अच्छी एंट्री है। तो हाँ, क्या एंट्री करी बेटा थर्ड वाली? अरे बेटा, मैंने आपको पता है एक चीज बताई थी, डिजोलेशन में जब भी जनरेटिव बनाते हैं ना, तो किसी लाइबिलिटी का नाम लिखते हैं ना किसी चीज का नाम लिखते हैं, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन को छोड़ के। तो आप ये एंट्री आपके रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में आप लिखोगे, है ना, रियलाइजेशन का डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, है ना, ये चाणक्य चाणक्य लोन। हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाना जरा। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे, अब देखो मैं एक मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ, तो बेटा है ना, थर्ड वाले क्या आपके लिए बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, क्योंकि लाइबिलिटी के पेमेंट डेबिट साइड में करते हैं और पार्टनर दोनों से एडजस्ट कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स लोन हो जाएगा 50,000 चाणक्य लोन अकाउंट। थर्ड फोर्थ में होगा, देर बाद वर्कमैन कंपनी रिजर्व अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ 2 लाख, और में WCF 2 लाख रुपए का दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे रखा है 40,000, रिक्वायर्ड लाइबिलिटी वाज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, देखो आपके सबसे पहली बात तो ये है, 2 लाख मतलब आपका फंड ज्यादा है, डिजोलेशन में मैंने है ना, हाँ आप लोगों को डिजोलेशन तो मैंने वैसे करा दिया था, मैंने इलेस्ट्रेशन कराई थी कि नहीं कराई थी पता नहीं, इलेस्ट्रेशन कराई थी क्या? अच्छा, तो इसका इलेस्ट्रेशन फॉर्म मुझे कराना पड़ेगा आपको तभी। चलो फिर ये वाला कंसेप्ट बता देता हूँ वैसे मैं, एक बार है ना, आप है ना ऐसा करो, आप खोल ही लो ना, है ना, इसका साथ साथ बता दूंगा मैं, नहीं तो लटक ही जाए रह ही जाएगा। इलेक्शन नंबर बेटा 4, क्योंकि आपको पेपर के लिए सिर्फ इलेक्ट्रेशन ही करना इंपॉर्टेंट होता है। निकालिए बेटा, पेज नंबर 8.7। हाँ मतलब ये आपको वर्कमैन कंपनी रिजर्व के 5 कंसेप्ट दे रखे हैं, तेरे मेरे से 4 होगा या 5 होगा, सेम ही होगा मेरे हिसाब से, तेरा भी फोर्थ ही होगा। हाँ मैं बुक वाला समझा देता हूँ, ठीक है, उसमें एक पॉइंट कवर हो जाएगा। देखो क्योंकि है ना, आपने WCF जो है वो सब बाकी चैप्टर में तो कर लिया, लेकिन है ना इसमें नहीं किया था। आपको पहला कंसेप्ट दे रखा है कि वर्कमैन कंपनी से रिजर्व दे रखा है बैलेंस शीट में 75,000, अगर खाली वर्कमैन कंपनी से रिजर्व दिया होता है तो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाता है। तो आपकी एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनी से रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स और वाई। तो डाउट है? लास्ट वाले में आ जाओ, लास्ट वाले में, सबसे लास्ट वाले में आपको लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल नील, हमारे पास कोई WCF नहीं है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 15,000 रुपये, लाइबिलिटी का मतलब हमारा क्लेम 15,000 है, तो मेरी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई, तो इसको है ना हम सीधे रियलाइजेशन अकाउंट से पे करेंगे, तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ आप क्लेम पे करो तो रियलाइजेशन टू बैंक हो गया। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, जो सेकंड वाला पॉइंट है ना वही आपका पेपर में है, वही सेम कंसेप्ट है कि आपके पास WCF दे रखा है 60,000 और आपकी लाइबिलिटी 35,000 है। आप पहले माइंड को सेट कर लो कि जितनी मेरी लाइबिलिटी दी होगी, जितना मेरा क्लेम दिया होगा, उसको तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट से पे करना ही करना है, रियलाइजेशन टू बैंक तो उतना करना ही करना है, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में कब आएगा WCF और कैपिटल अकाउंट में कब जाएगा WCF, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सेकंड पॉइंट में आपका फंड 60,000 रुपये का है और क्लेम आपका 35 है, तो बेटा आपका क्लेम से ज्यादा फंड है 25,000 रुपये, तो 25,000 तो तेरा कैपिटल में बढ़ जाएगा, तो उसकी एंट्री हो जाएगी WCF अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई 25,000 रुपये, पहली एंट्री हो गई। और आपको रियलाइजेशन में भी ट्रांसफर करोगे आप 35,000, क्योंकि आपके पास फंड अवेलेबल है क्लेम को ट्रांसफर करने के लिए, तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के राइट में लिखोगे बाय WCF 35,000, ठीक है, और 25,000 अपने कैपिटल में बांट दिया, और अब आप 35 को पे करोगे रियलाइजेशन टू बैंक, मैंने आपकी एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, और फिर रियलाइजेशन टू बैंक करके आप 35 पे कर दोगे। थर्ड कंसेप्ट में दे रखा है कि WCF दे रखा है कितना, 60,000, और तेरा क्लेम कितना है 75,
अब फंड का हमारा क्लेम ज्यादा है तो कैपिटल में तो लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो फिर तेरा पूरा तेरा WCF रिलायंस में चला जाएगा। तो आपके एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना, 60,000 और आप 75 पे करोगे तो रियलाइजेशन टू बैंक 75। अगले में आपका फंड भी 60,000 का, क्लेम भी 60,000 का ही है, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। तो हो जाएगा WCF टू रियलाइजेशन 60,000 और रियलाइजेशन टू बैंक 60,000। ठीक है, तो मैंने आपको ये, है ना, क्या नाम है, कनिका गोटेट, आप हाथ हाँ दिखा दो अपना। सर, गोटेट आवाज आ रही है। आ रही है। मैं एक चीज पूछनी है, जब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कर रहे थे, तब बेटा जब हम अपना मैं अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे वो IFF था, तो इसमें हम अरे रियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा कुछ दिमाग लगाओ, IFF अलग चीज है, WCF अलग चीज है। IFF प्योर प्रॉफिट होता है। ठीक है, वो उसका कोई रिवेल्यूशन नहीं होता, लेकिन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम एक लायबिलिटी होती है जो जो बिजनेस को पे करनी होती है। दोनों में फर्क है। आई IFF जो होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बाकी चैप्टरों में रेजुलेशन में तो खाली उसको लिख के छोड़ देते हैं। जैसे आप प्रोविजन में बैड को लिख के छोड़ देते हो, वो डेटर का अगेंस्ट बनाते हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट का अगेंस्ट क्या बनाते हो आप, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हो। ऐसे आप, है ना, फ्री एसेट अगेंस्ट क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो। ये सब लिख कर राइट में छोड़ देते हैं रेजुलेशन। लेकिन जो जो WCF होता है वो क्लेम होता है, जो WCF क्लेम होता है वो फर्म की लायबिलिटी होती है जो पे करना होता है। ठीक है सर। हाँ बेटा, IFF अलग चीज है, WCF अलग चीज है। WCF को क्लेम होता है, IFF को कोई क्लेम नहीं होता। अच्छा ठीक है। अब आप, ना, कनिका, आपको दो डाउट आपने मैसेज किया था, एक तो हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझाना था, और एक आपको ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेजर कैसे बनाते हो बताना था, यही ना, बताता हूँ। चलिए हिडन गुडविल देख लो। हिडन गुडविल पेपर में खूब आती है, चाहे वो MCQ में आए चाहे बड़े क्वेश्चन में, वैसे MCQ में ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। आप, है ना, सीधा मैं सीधा आपको इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ डायरेक्ट। आप लोग निकाल लो पेज का 5.28, हिडन गुडविल, इसमें जितने क्वेश्चन है तेरे बुक में भी है बेटा शिवांश, मेरी नई बुक का 5.28 है। हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल एक ही बात बता रहा है ये। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन है 32। हिडन गुडविल, पहले बात है कि आपको पता कैसे चलेगा क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। बच्चे ने यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी भी बच्चे गलती करते रहते हैं, हर क्वेश्चन बोल देते हैं सर हिडन गुडविल है। अरे हिडन गुडविल का मतलब होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा। जो एडमिशन क्वेश्चन हो, रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, डेथ का क्वेश्चन, डेथ में तो, है ना, उतना ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट जितना एडमिशन और रिटायरमेंट में है। अगर दोनों चैप्टर में गुडविल का अमाउंट नहीं दे रखा और गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है तो उसको हिडन गुडविल कहते हैं, गुडविल का अमाउंट ही नहीं दे रखा हो। तो एडमिशन में आप हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, इसका एक मैंने अब तो आप लोग इतना कुछ सीख चुके हो तो शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ मैं। सबसे पहले हम न्यू पार्टनर की कैपिटल लेते हैं, और न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर का शेयर, उससे हम निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। मान लो सी फर्म में आ रहा है और 2 लाख कैपिटल आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो टोटल गुडविल आपकी होगी 10 लाख रुपए। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, 10 लाख तो आपने लिख दिया, माइनस, एकदम ध्यान सुनना, माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट में, मतलब माइनस तो कर दिया मैंने, अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, ब्रैकेट में क्या क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा। जो चीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, वो सारी ऐड होगी, और जो डेबिट में आएगी वो माइनस होगी। तो क्रेडिट में क्या क्या आती है, पुराने पार्ट की कैपिटल आती है, न्यू पार्ट की कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आता है, पीएल का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, WCF जितना कैपिटल अकाउंट में जा सकता है, IFF जितना कैपिटल अकाउंट में जा सकता है, ये सब ब्रैकेट में ऐड हो जाते हैं। और डेबिट में क्या आता है, कोई गुडविल अपीयर है तो माइनस हो जाता है, एडवर्टीज में सस्पेंस है तो माइनस हो जाएगा, पीएल का डेबिट बैलेंस है तो माइनस हो जाएगा।
रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। ये सब माइनस करने के, ये सब करके पूरा ब्रैकेट में फिर 10 लाख में से उसको माइनस करोगे तो गुडविल फर्म की आएगी। और उसमें से फिर नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं। ठीक है, निकालने के बाद अब आपको एंट्री क्या बनानी है? एक तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाता ही लाता है, उसकी तो एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल तो खरीदोगे। और आपने जो गुडविल निकाली थी वो पूरे फर्म की आई थी, न्यू पार्टनर का शेयर निकाल दिया। और अब आपकी एंट्री क्या बनेगी इसमें? अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि गुडविल ला रहा हो, तो फिर आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। और अगर आपको कुछ लिखा नहीं है कि ला रहा नहीं ला रहा, तो जूम करके नहीं ला रहा, तो आपकी एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर कैपिटल आर फिक्स्ड, तो आपको आ जाएगा सीज करंट अकाउंट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। और ये एंट्री आपकी होती है सेक्रीफाइस रेशियो। और सेक्रीफाइस निकालने में भी किसी के माइनस में आ गई तो फिर वो भी डेबिट हो जाएगा। तो जो डेबिट होगा उसका जो शेयर निकलेगा वो भी टोटल गुडविल में निकलेगा। कनिका गोट इट? Yes. नो सर? अरे सर आ गया समझ में। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन डिस्कस करूं या कैसे? सर जैसे आप चाह। नहीं तो आपके आपके सामने बेटा दो तीन इलस्ट्रेशन दे रखी है, एक तो 32 है, एक 33 है, और एक आपकी है ना 34 है। ठीक है, 30 मतलब 33 तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 32 तो बहुत सिंपल है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और 33 में आपको है ना पुराने पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी, तो पुराने पार्टनर की कैपिटल कैसे निकलेगी? टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दोगे तो पुराने पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन 34 इलस्ट्रेशन में आपको कई चीज दे रखी है कि जैसे जेड फर्म में आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है और वो 50,000 कैपिटल आ रहा है, तो आपकी टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2,50,000। और गुडविल निकालने का मैंने फॉर्मूला बताई थी आपको, 2,50,000 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स और वाई की कैपिटल ले लो 4832, न्यू पार्टनर की कैपिटल ले लो 50। और देखो लाइबिलिटी में क्या क्या है, रिजर्व भी है, पीएल भी है, ये ब्रैकेट में ऐड हो जाएंगे। और एसेट में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से माइनस हो जाएगा। तो 2,50,000 में से सब कुछ करके जो आएगा वो गुडविल आ जाएगी फर्म की 50,000। और उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल दिया 10,000। ठीक है, और आपकी पहली एंट्री इसमें लिखा हुआ है कि पहली एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, इसलिए खाली इन्होंने ये कर दी जेट्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्लियर है बेटा? हाँ दिखा दो, अपना हाथ दिखा दो। हाँ ठीक है, अब आ जाओ बेटा ना वो क्या बोलते हैं, एसेट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा मैंने आप लोग को एक सरदार पटेल स्कूल का पेपर भेजा है, उसका जो पेपर आया था सरदार पटेल का, वो आपका जितना ही सिलेबस था, बस उनको एनपीओ नहीं आया था। और मैंने भेजा है, हाँ एक भेजा मैंने उसका, कौन सा स्कूल है, सेंट थॉमस का। तो सेंट थॉमस का सिलेबस और आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है, उनका हो चुका था पेपर, तो मैंने उसका भी पेपर भेजा। देखो, तो मॉडर्न स्कूल का था ना, मॉडर्न स्कूल को एनालिसिस बुक नहीं आई थी, खाली पार्ट, खाली पार्टनरशिप आए थे, लेकिन हाँ उसके एमसीक्यू बहुत खतरनाक थे उसमें। वो मैं भेज दूंगा, एनपीओ नहीं आया था उसमें। ठीक है, हाँ अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ चीजें, पहले इसको समझ, पहले इसके डाउट ले लेता हूँ। देखो बेटा कनिका, सबसे पहले बात है कि हमारे जो लेजर बनते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए ही बनते हैं।
फाइनेंशियल एक्टिविटी के तो आपका खाली एक अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट, वो भी एक साल पेपर में आया, मतलब आपको वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में खाली लोन अकाउंट बनता है, वो लोन कहाँ जाता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता जाता है, शॉर्ट चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, दोनों आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाते हैं। और पता है आपको, मैंने जब कैश फ्लो कराया तो एक एक चीज बताई थी कि फाइनेंसिंग के लिए क्या देखते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए क्या देखते हैं। अगर मेरे नोट्स है ना बहुत काम के होते हैं, ये नहीं मैं आपको बड़ाई वाली बात कर रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, उससे क्वेश्चन करते हैं, नोट्स को रिवीजन नहीं करते। अगर आप मेरे नोट्स को गहराई से जाओ ना तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है पेपर में। अरे सने तो जी लिखती थी, काम की चीज आ गई। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन वो चीज प्रैक्टिस में नहीं आती है, लेकिन मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा होता है, कुछ मैं छोड़ता नहीं हूँ मैं नोट्स, इसीलिए तो नोट्स बनाए जाते हैं। अच्छा बेटा, तो लोन अगर अगर हम फाइनेंशियल एक्टिविटी के लोन अकाउंट बनाते हैं, तो लोन लोन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, तो उसमें लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। अगर आपने लोन लिया है तो आपकी एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक लोन, तो आप राइट में लिखोगे बाय बैंक। और आप लोन पे कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक। ये चार चीजें होती है। तो चारों तो कभी दी नहीं होगी, आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, और आपको जैसे मान लो अगर आपने लोन पे करा है तो टू बैंक गिवन है, तो आपका बाय बैंक निकल गया जो लोन आपने लिया है। जो लोन लिया है मतलब जो लोन पे करा है, ये दोनों चला जाएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। शिवांश क्लियर है? ठीक है। अब आ गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जो जो मेन, अच्छा और है ना, एक चीज और बताता हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमारा एक ही लेजर बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है। और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है, ये भी आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि आपका जो ये बाई स्टेटमेंट में पीए लिखा है मैंने, ये आपका डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर होता है, और ये आपका ऑपरेटिंग में जाता है। बस इससे यही जाता है। और आपका टैक्स अकाउंट बनता है। टैक्स अकाउंट कब बनाते हैं, जब टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग भी दिया और साथ में एडजस्टमेंट भी दिया हो। तो टैक्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसका बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी टू बैंक पेड बाय स्टेटमेंट पीएल। अगर आपको एडजस्टमेंट में टैक्स पेड पी ए आई डी पेड, मैं बार बोलो पी ए आई डी पेड अगर लिखा है, तो आपको टू बैंक गिवन है, और स्टेटमेंट पीएल बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और अगर पेड नहीं लिखा, तो कुछ भी लिखा हो, वो स्टेटमेंट पीएल ही होगा। उसके लिखा होगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर, तो आपका बाय स्टेटमेंट पीएल गिवन है, बैंक बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसके बाद आपका ओपनिंग क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है। जो स्टेटमेंट पीएल वाला होता है वो आपका ऑपरेटिंग इक्विटी बनाते समय वर्किंग नोट्स में ऐड होता है, और जो टू बैंक वाला होता है वो ऑपरेटिंग इक्विटी बनाते समय लास्ट में माइनस करते हैं। तो आप जब आप जब प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकाल लेते हो, उसके बाद आप सारी कंडीशन लायबिलिटी को प्लस माइनस करने के बाद आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर आपके पास टैक्स के एडजस्टमेंट है तो आप लिखोगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और टैक्स के एडजस्टमेंट नहीं है तो आप लिखोगे टैक्स, क्या ध्यान नहीं दिया, मैं कुछ सोचने लग गया था, पता नहीं गलत बोला सही बोला। अगर टैक्स के एडजस्टमेंट है तो क्या लिखोगे आप, कैश जनरेटेड ऑपरेशन, और टैक्स के एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको वही आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आ जाओ वही फाइनल इन्वेस्टिंग। अच्छा एक आध चीज और याद आ रहा है, बता देता हूँ मैं। टैक्स अकाउंट के साथ पंगा है। पंगा क्या है कि जैसे आप मान लो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हो, आपने बना दिया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, आपने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। अब सुनना बड़ा ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि टैक्स जो हमने पे करा है वो हमने कैपिटल गेन पे किया है। कैपिटल गेन मतलब कोई आपने एसेट बेचा होगा, उस पर जो गेन हुआ उस पर टैक्स पे किया है, तो आप तो टू बैंक पेड लिख दोगे और बाय स्टेटमेंट पीएल आ जाएगा। तो स्टेटमेंट पीएल वाला जो अमाउंट है वो आपका ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट्स में। और टू बैंक पेड वाला जो है वो अब ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा, वो इन्वेस्टिंग में जाएगा ब्रैकेट में। शिवान समझा बेटा मेरी बात? क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया था वो कैपिटल गेन का टैक्स था। और जो कैपिटल एसेट जो बेचते हैं हम, जैसे बिल्डिंग विल्डिंग बेचते हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेस्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं ना। तो उसका प्रॉफिट का जो टैक्स होता है वो भी इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। लैस हो रहा है बेटा, पैसे जा रहे हैं। और अगर आपको एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि डिविडेंड जो पेड है वो आपका डिविडेंड के ऊपर है,
नहीं नहीं, टैक्स पेड ऑन डिविडेंड लिखा हुआ है अगर, तो भी वो आपको टू बैंक ही गिवन है, ठीक है। तो अकाउंट तो बन गया आपका, लेकिन जो डिविडेंड जो टू बैंक जो आपका आया, जो डिविडेंड पे टैक्स पे हुआ था, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। ऑपरेटिंग में लेस कुछ नहीं होगा। ऑपरेटिंग में तो खाली वर्किंग नोट्स में स्टेटमेंट पीएल वाला ऐड हो जाएगा। और जो डिविडेंड पे जो टैक्स पे किया है, डिविडेंड फाइनेंसिंग में जाता है, तो इसलिए उसका जो टैक्स पे फाइनेंसिंग में ही जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन इन डायरेक्ट वे में थोड़ा वो दे सकते हैं। और आपको डिवेंचर के बारे में ध्यान रखना है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए आ सकता है उल्टा सीधा लिख के कि भाई डिवेंचर 1 अक्टूबर में इशू हुआ, 1 जुलाई में इशू हुआ, या इस डेट में रिडीम हुआ, तो आपको देखना पड़ेगा कि करंट ईयर में मेरे डिवेंचर की क्या पोजीशन थी। हाँ बेटा, आपने कैश फ्लो रिवीजन किया है ना अच्छी तरह से? अच्छा, ठीक है। और मैं तो 3:30 बजे के बाद चला जाऊंगा कहीं, मतलब मेरे वहाँ पर है ना वो सिस्टर लोग के यहाँ ना वो है, तो मेरे भांजे के शादी है ना नवंबर में, तो सब वहाँ पे गेट टुगेदर आज। मैं भी चला जाऊंगा, तो कोई डाउट हो तो आप है ना एक बार कॉल कर लेना। कॉल करोगे, अगर व्हाट्सएप कॉल कर लेना तो मैं देख लूंगा ना, तो फिर मैं आराम से बात कर लूंगा आपसे। ओके। हाँ बेटा, देखो अब है ना कनिका की बात आ गई। देखो बेटा, आपको सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोई भी अकाउंट कब बनाते हैं, जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया और साथ में एडजस्टमेंट दिया तो ये अकाउंट बनाते हैं, नहीं तो अकाउंट नहीं बनता। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कब बनता है, जब आपका डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है। ठीक है, ये दोनों ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, इन दोनों में से एक एडजस्टमेंट दी होगी। अगर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दी होगी तो ये गिवन है, तो आपका टू फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये जो डेप्रिसिएशन होती है, इसको एक्यूमुलेटेड कहते हैं। और एक्यूमुलेटेड किसको कहते हैं, उसको कहते हैं जिस एसेट को आप बेच रहे हो, पर्टिकुलर जिस एसेट को बेच रहे हो उसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है बेचने तक, उसको एक्यूमुलेटेड कहते हैं। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग दी होगी तो एक्यूमुलेटेड बैलेंसिंग होगा। और अगर आपको एक्यूमुलेटेड दिया होगा, इधर बैलेंसिंग होगा। ठीक है। ये ऑपरेटिंग में जाती है और ये एसेट अकाउंट में जाती है। कनिका क्लियर है? हाथ खड़ा करो। हाँ। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है, तब तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड आएगी, वहां लिखा मैंने टू फिक्स्ड एसेट, क्या भी आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। और अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा, तो नहीं बन रहा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा। ये ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है तो एडजस्टमेंट नहीं दे रखी। मतलब अगर आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो यहाँ पे ड्यूरिंग देयर आएगी, और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो एक्यूमुलेटेड आएगी। फिर एसेट का डेट बैलेंस होता है टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, जितने में आपने एसेट को बेचा वो लिखो। सर एक लॉस, बार वापस बोल दो, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो ड्यूरिंग वाला वो वापस बोल दो। अगर आपका प्रोविजन, पहले बात ये सोच लो, कसम खा लो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ड्यूरिंग देयर ही जाती है। हालिया कसम शिवांग। ठीक है। वहां कभी भी एक्यूमुलेट नहीं जाती है, मेन पंगा होता है एसेट अकाउंट में। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन कौन सी आएगी, एक्यूमुलेटेड वाली आएगी। जो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा था टू फिक्स्ड एसेट्स, वो वाली यहाँ पर आएगी। और डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना तो यार ड्यूरिंग देयर आएगी। ठीक है शिवांश? हाँ। अब जितने में एसेट को बेचा वो लिखो। बेचने में लॉस हुआ तो इधर आएगा, प्रॉफिट आएगा तो इधर आएगा। प्रॉफिट को पता कैसे लगाएंगे, पहले हमें बुक वैल्यू निकालनी होती है। कई बार क्वेश्चन बुक वैल्यू दे रखी होती है, जब भी तभी बच्चे निकाल के बैठ जाते हैं। और कई बार आपको लिखा होता है मशीन कितनी कॉस्ट है, उस पर इतनी डिप्रेशन लग चुकी है, तो हम बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। जब किसी एसेट को बेचते हैं तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन, तो बुक वैल्यू आती है। अब बुक वैल्यू का दूसरा नाम रिटर्न ऑन वैल्यू भी होता है। अगर बुक वैल्यू से ज्यादा बेचा है तो प्रॉफिट हो गया, कम में बेचा है तो लॉस हो गया। दोनों में से एक चीज आएगी। अब तो बैंक परचेज आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। ये परचेज और सेल कहाँ चला गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉस ऑपरेटिंग में ऐड होता है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होता है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। अगर आप बनाते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं आता, बाकी बीडी होता है, सीडी होता है, जितने बेचा वो लिखते हैं, बेचने वाले उसमें। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बुक वैल्यू और कॉस्ट एक ही बात होती है, तो डेप्रिसिएशन तो होती नहीं है, तो बुक वैल्यू लिखो चाहे कॉस्ट लिखो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस यहाँ पर आएगा, प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, परचेज आ जाएगी, परचेज से चले गए इन्वेस्टिंग में, लॉस ऑपरेटिंग में ऐड हो गया, प्रॉफिट माइनस हो गया। अब थर्ड है पेटेंट अकाउंट। पेटेंट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, आपका पेटेंट रिटर्न ऑफ लिखा होता है, तो डेप्रिसिएशन का जगह पे आपका आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिटर्न ऑफ। पेटेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिटर्न ऑफ यहाँ लिख दोगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि पेटेंट को बेचने में प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपका सेल का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका परचेज तो है ही नहीं क्योंकि सेल हुई है, सेल चला गया इन्वेस्टिंग में, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस हो गया, और जो आप जितना आपने पेटेंट राइट ऑफ किया है वो आपका ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा नॉन कैश चार्जेस में, पेटेंट रिटर्न ऑफ। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ होता है वैसे पेटेंट रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। कनिका क्लियर आपको तीनों अकाउंट एसेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट? हाँ सर। अच्छा, और कोई डाउट है बेटा कनिका आपको? सर एक चीज और पूछनी थी कि हम दोनों अकाउंट्स डेप्रिसिएशन और एसेट अकाउंट तब बनाएंगे जब हमें एडजस्टमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, और हम हाँ जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट तब नहीं बनाएंगे जब हमें एडजस्टमेंट नहीं गिवन। डेप्रिसिएशन अकाउंट तब नहीं बनेगा जब उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो तभी तो अकाउंट बनेगा। हाँ सर, बट फिक्स्ड अकाउंट में भी तो हम बैलेंस सीडी बीडी तो करते ही हैं। मेरा कोई भी अकाउंट तब बनता है जब उसका ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एडजस्टमेंट दियो। अगर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, साथ में एक एडजस्टमेंट दे रखी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और डेप्रिसिएशन बनेगा तो एसेट तो बनना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, खाली डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, तो खाली एसेट अकाउंट बनेगा, डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ, देखो बेटा रिवीजन के लिए तो ये होता है, आपको जितनी छुट्टी मिली थी उसमें आपको हर चैप्टर की इलस्ट्रेशन और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, और थ्योरी, और मेरे नोट्स, यही रिवीजन करना होता है। कल ही तो पेपर आपका, कितने बजे से है? 8:30, 8:30 से मैं लिख लेता हूँ, कोई डाउट होता है ना, मैं कोई डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कर देना। कनिका 8:30 to 11, अभी सारे बच्चे करीब करीब पूछे हैं जिनको भी डाउट रहा है। तो अगर मान लो कि अगर मैं, जैसे मान लो क्या होता है कि मेरी है ना सुबह 6:30 से मतलब 8, सवा 8, 8:30 तक क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो आप लोगों का पेपर पूरा एक साथ मिल जाता है, कैसे मिलता है? सर कैसे भी कर सकते हैं। मतलब पूरा, अरे बेटा पहले एक तो एमसीक्यू होता होगा, एक सब्जेक्टिव होता होगा, दोनों पेपर एक साथ मिल जाते हैं क्या आपको? सर हमारा गूगल फॉर्म पे होता है, तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होता है, ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक स्लाइड पर होते हैं, सब्जेक्टिव एक पर होता है, पर हम वापस उस पे जा सकते हैं आंसर चेंज कर। अच्छा अच्छा, हाँ तो मेरे को दोनों का पीडीएफ भेज देना ना। अच्छा ठीक है, और कैमरा ऑन होता है? ओ, अलग सिस्टम है। जैसे मान लो कि अब जैसे मेरा कहने का मतलब आपका कैश फ्लो तो लग रहा है कि मेरा ढंग से रिवीजन नहीं हुआ, तो जो भी आपको क्वेश्चन लगता होगा ना, तो उसके स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो नहीं ले सकते? जो भी लेकर जो जो लगता है कि हाँ सर इसको कर दो, तो मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, ये मैंने आपको क्वेश्चन तो पहले भेज रखे हैं, लेकिन इसमें से है ना मैं आपको बताता हूँ सिवान। मैंने भी आपको कहा था कि आप क्वेश्चन देखो, ये वाला निकाल लो आप, जो लास्ट में भेजा ना मैंने, लास्ट में क्वेश्चन 21 है, पेज नंबर 4 लिखा हुआ है। ये एनपीओ का क्वेश्चन है, इसमें रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है।
बेटा आप क्वेश्चन आ ही नहीं रहा। अभी एमसीक्यू नहीं आ रहा? ओके, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना? हाँ, इसके जर्नल एंट्री बना लो तीनों की। अब बताओ, अपने तो मॉडर्न स्कूल का जितना एमसीक्यू आ रहा हो तो मैं भेज देता हूँ मैं। तो उनको इनपुट का पूरी बुक है, लेकिन उनका कंपनी अकाउंट भी तो है। चलो देख लेना, मैं आपको भेजा तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन है ना, काफी काफी स्कूलों को है ना सेम सेम क्वेश्चन भी आ रहे हैं एमसीक्यू के। वो सारे गूगल फॉर्म में ले रहे हैं ना, तो एमसीक्यू काफी टेली तो हो रहे बट हैं स्कूलों। हमारा एमसीक्यू में केस स्टडी आ रहा है, हमारे जो दोनों एमसीक्यूज होंगे 10 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, 2 क्वेश्चंस होंगे एंड दोनों क्वेश्चंस में 5-5 पार्ट्स होंगे। वो केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं। अरे यार, याद आ गया मुझे। वो 11th वाले बच्चे का भी टीचर तुम्हारे स्कूल में ऐसे कर रहे हैं, लोग एक स्टोरी दे देते हैं और उसमें से 5-6 एमसीक्यू निकाल के दे देते हैं। यही हो रहा है ना? हाँ सर। आपको लेकिन केस स्टडी तो अभी किसी स्कूल में, मतलब आपको बोर्ड के लिए रेलिवेंट नहीं है, पता नहीं टीचर क्यों दे रही है। अभी इस साल बोर्ड में नहीं आएगा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो पता नहीं, हमें तो हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस पकड़ा देते हैं एंड 5 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में रिलेटेड होते हैं, कि एक गलत तो बाकी गलत। पता नहीं क्या कर रहे हैं सिस्टम को, ना बाकी सब इसको मैंने पता करवा लिया था, तो ना उन्होंने मना कर दिया। और पेपर भी टीएस गवाल से आएगा और बहुत इजी पेपर आएगा बोर्ड का। सर कोई इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन अगर आपको किसी चैप्टर की लग रही है तो वो बता दीजिएगा रिवीजन के टाइम के लिए। बोर्ड में ना। सर बोर्ड में भी, और अगर इस पेपर के लिए भी अगर आपको लग रहा हो। अच्छा, अभी आप ये क्वेश्चन 22 करो। ऐसा रेशियो रेशियो एनालिसिस के अंदर तो है ना, वो कर लेना आप। इलस्ट्रेशन में लास्ट में दे रखा है मिसलेनियस क्वेश्चन, को उसी से पेपर आ रहा है। हाँ, और कैश फ्लो के अंदर तो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखो। सारे जितने मैंने मतलब क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, उनको देख लो और क्या। ये करो बेटा, फटाफट तीनों टी करो जल्दी से। अच्छा, तो ये करे कि जो वो तो बताया नहीं था मैंने कि है ना, पार्टनर लोन को कैपिटल कैसे एडजस्ट करते हैं। ये करे जो सी पार्टनर है ना, उसका डेबिट में आ रहा है 90,000 रुपये, तो इसको राइट में बाय बैंक चल रहा है।
नहीं नहीं, ऐसा आंसर बता दो। कर लिया आप तीनों, आपने तीनों कर लिया? तो पहले क्या आंसर होगा? कितना अमाउंट? ठीक है, सेकंड का कनिका बताएगी। B's loan to realization हाउ मच? 43,000। 40,000 होगा बेटा, लोन तो 40,000 का ही है ना। ठीक है। आपका आप आपके जो लाइबिलिटी में जो लोन है वो 40,000 है, वो तो 40,000 से डेबिट होगी, लोन ज्यादा कैसे डेबिट कर सकते हो? तो मतलब अगर सेटलमेंट में लिखा है तो चाहे लोन ज्यादा हो चाहे कम हम दे रहे हैं सेटलमेंट में, जो अमाउंट है वही आएगा। हाँ, क्योंकि अगर मतलब कि आपका पार्टनर लोन 40,000 का बुक में है, तो 40,000 से डेबिट करो तभी तो उसका अकाउंट नील होगा। ठीक है सर। देखो मैंने आपको पहले ही भेजा था, बताया था, अगर क्वेश्चन में खाली लिखा होता पार्टनर लोन 40,000 है और उसको सेटल कर रहे हैं हम 38,000 में, कैश से सेटल कर रहे हैं, तब आपकी एंट्री होती है पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट 40,000 और टू कैश 38,000 और टू रियलाइजेशन 2,000 हो जाता। या उसको आप 42,000 दे रहे हैं, तो पार्टनर लोन तो 40,000 से डेबिट होता और रिलायंस अकाउंट 2,000 से डेबिट हो जाता है, टू कैश 42 हो जाता। लेकिन उसको हम एसेट दे रहे हैं अपनी, इसलिए पार्टनर लोन टू रिलायंस 40,000 40,000 होगा। सर एक बार ये रिपीट कर दो, अगर हम उसको कैश में दे रहे होते तो। तो आपकी तो तेरा जितना भी डिफरेंस होता ना, वो जितना भी जिधर भी अमाउंट कम होता, पार्टनर लोन तो 40,000 से डेबिट होता और कैश जितना देर होता है कैश क्रेडिट हो जाता। तो अगर डेबिट कम पड़े तो डेबिट में रियलाइजेशन आ जाता, क्रेडिट कम पड़े तो क्रेडिट में रियलाइजेशन आ जाता। ठीक है। लास्ट वाली एंट्री शिवांश। नहीं, गलत, गलत है, गलत है। कनिका आपने क्या लिखा है? सर ये मुझसे हुआ ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। देखो, आप सी का कैपिटल कौन बनाओ, टी फॉर्म में बना लिया। आप डेबिट में लिखो टू बैलेंस मीटिंग 90,000। लिख दिया। अब आपको इतनी सी बात दी हुई है, तो आप ना पार्टनर को तो पैसे लाने पड़ेंगे, तो बाय बैंक लिखते हैं ना आप। रेजुलेशन में किसी अकाउंट में बैलेंस शीट तो होता नहीं है, अब बाय बैंक करके पार्टनर को लाना पड़ता पैसा। और पार्टनर का लोन 80,000 रुपया है, तो 80,000 लोन पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप ना सी के कैपिटल अकाउंट के सी के राइट में लिखोगे, बाय सीज लोन 80,000, बाय बैंक 10,000। 10,000। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, सीज लोन अकाउंट डेबिट 80,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और टू सीज कैपिटल 90,000। समझ गया ना? तो मैंने थोड़ा डिजुलेशन की और अच्छे से रिविजन करा दिया आपको। अब आप लोग रिवीजन करो, कोई डाउट है मेरे से पूछ लेना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, और कोई दिक्कत हो मेरे से कल बात कर लेना, कर देना व्हाट्सएप में, देख